हाय गाइस। तो आज भाई हमारा है टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर। आज पहला लेक्चर होने वाला है वीडियो वन। तो देखो, हमने पिछले सीरीज़ में स्टॉक मार्केट बेसिक्स के सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ देखा, समझा। मेरा रिक्वेस्ट है इसको आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू हैव नॉट सीन, मतलब आपने अगर नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियोज़ को देखो। काफ़ी कुछ उसमें समझाया गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उसे देखो। अगर आप देख लिए हैं, फिर आ रहे हैं, तो फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट सीरीज में हमने देखा था कि बाइंग दो, एक एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने के कारण कोई बंदा ट्रेड करता है और बाई सेल एग्जीक्यूट होता है। बाई सेल बाई सेल होता है, मतलब हमेशा एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट होता है। तो क्या होता है? मार्केट रन करता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू में किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है? आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, मतलब आप जो ट्रेड लेंगे वो पॉजिटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंक्लूड होना चाहिए? देखो एक चीज़ और, हाँ, देखो, कभी भी जब हम पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं ना, तो पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो सकता है? एक पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ हो सकता है कि मार्केट के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट यहीं पे मूव करेगा। ये हो गया, इसको बुल बोला जाता है, बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया, इसको बोला जाता है साइडवेज। धीरे-धीरे आगे समझेंगे, बट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है? और इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या-क्या इंक्लूड होता है? इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला चीज़ ये है कि किस प्राइस पे आप बाय करोगे या सेल करोगे। अगर किसी स्टॉक को ही बाय करना है, आपको लग रहा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप किस प्राइस पे, पॉइंट पे कहाँ से ऊपर जाएगा, किस प्राइस पॉइंट से ऊपर भागेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप मान लो किसी शेयर को बाय कर लिए, आपको रिस्क ही नहीं पता है। आपने ₹100 का स्टॉक खरीदा था, अब वो नीचे जा रहा है, नीचे जाने लगा, मान लो 90 तक गया। आप नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो कि नहीं भाई 90 तक ही ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं। एक डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए। अगर आपने देखा, रिसर्च किया कि हाँ, ये मार्केट से अब जो है ये ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये नेगेटिवली किसी ना किसी कारणवश नेगेटिवली जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो रिस्क आपको समझना पड़ेगा। अब आप रिस्क कितना ले सकते हो? क्या आप ₹10 का रिस्क ले सकते हो, ₹5 का रिस्क ले सकते हो, या ₹20 का रिस्क ले सकते हो? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो रिस्क कितना होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। रिवार्ड कितना होगा? आप एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड लेते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, पहले ये समझो, वो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट टर्म कहने का मतलब ये होता है कि मिनट्स से लेकर आपको वीक में चलता है। 2 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, ऐसे। आप मंथली, 2 मंथ, 4 मंथ ऐसे नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस इसके लिए नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए होता है। ठीक? तो इसमें आपको पहले से रिस्क, रिवार्ड आपको देखना होता है कि रिवार्ड में कितना है। ये नहीं कि भाई 100 से अब 120 जा रहा है, 120 से 140 जा रहा है, मैं 160 का भी वेट कर रहा हूँ, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है? ठीक? अब क्या है? नेक्स्ट, होल्डिंग पीरियड आपको पता होना चाहिए। होल्डिंग पीरियड मतलब देखो, एक है कि इंट्राडे ट्रेड होता है, आपको पता है। इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, सबका एक टाइम फ्रेम होता है। तो आप जिस चीज़ के लिए ट्रेड ले रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है? आपने इंट्राडे में ट्रेड लिया, सोचा कि नहीं आज ये ऊपर जाएगा, ऐसे मतलब डिसीजन लिया, और लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि नहीं यार, अब लग रहा है ना, कल कल के लिए रख लेते हैं, कल
कल बेच देंगे, कल क्या पता ऊपर चला जाए। तो वैसे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ जो है डिसाइड करने में ना, आपको ये कौन हेल्प करता है? यही बंदा। ये टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। रिस्क, रिवार्ड, होल्डिंग पीरियड, प्राइस पॉइंट, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कौन हेल्प करेगा? यही है टेक्निकल एनालिसिस। और ये कोई ऐसे ही नहीं बताया जाता, ये एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, ठीक है? तो ये रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब की तरह assumptions होते हैं, कंडीशंस होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कंडीशंस, assumptions ये बाद में आगे देखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपको assumptions बताएँगे, ठीक है? अब तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डायरेक्शनल व्यू आपका होना चाहिए, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है? इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है, ये समझ आ रहा है? तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या? थोड़ा एनालॉजी से हम समझेंगे, ठीक है? एनालॉजी मतलब एनालॉजी कहने का अर्थ होता है कि किसी सिमिलर एग्ज़ाम्पल से आप किसी टफ़ चीज़ों को समझते हो, उसे एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा जब मैं 2 एग्ज़ाम्पल लूँगा ना, 2-3 एग्ज़ाम्पल मैंने लिए, ठीक है? इससे आपको समझ आएगी। ये पहला एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएगा, बहुत जगह आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से देखो आपको ये समझ आएगा कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी मतलब पता चलेगा कि हाँ, आखिर टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफ़रेंस है। ये आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। वेंडर एनालॉजी में क्या है कि लेट इट बी एक्स वाई जेड, आप जो भी हो, आप किसी कंट्री घूमने गए हो, किसी कंट्री क्या, मान लो आप इंडिया में ही कहीं घूमने गए, इंडिया में गए, अंडमान गए, ठीक है? अब भाई दिन भर आप घूमे, फैमिली के साथ मस्ती किए, खूब इधर उधर खूब मस्ती किए, ठीक है? अब भाई आया शाम का समय, रात होने वाला है, तो भाई अब लग गई भूख। अब मन कर रहा है यार खाना, बहुत दिन भर भूखा रहा यार, खाने को अब चाहिए कुछ मेरे को। तो आपने इधर-उधर पूछा कि भाई खाने के लिए कहाँ क्या है, कैसे है, बताओ यार कोई जगह है ऐसा? तो किसी बंदे ने बताया कि लोकल वाले ने बताया कि हाँ सर, एक जगह है, जहाँ पे 50-60 लोग वेंडर्स है, दुकान है, वहाँ पे अलग-अलग तरह के, अलग-अलग प्रकार के आपको खाना वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक? तो आप फैमिली के साथ गए, आप वहाँ गए, आपको देखने को मिलेगा भाई कितना मतलब दुकान है भाई, खाने के लिए रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं। अब आप जाने के बाद और कन्फ्यूज़ हो गए कि अरे यार इतने ल कहाँ मैं खाऊँ, 50-60 वेंडर हैं, क्या करूँ? अब भाई अब असमंजस में है आप कि क्या करना है, कहाँ खाऊँ? तो 2 तरीका यहाँ पे आप अपना सकते हो। आप ये कर सकते हो कि पहला ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो? पहला ये है कि आप क्या करोगे ना कि हर जगह, हर एक दुकान में, हर एक रेस्टोरेंट में जाके आप देखो क्या बनता है, क्या नहीं, सबसे बेस्ट क्या है, कौन-सा शेफ़ है, क्या इंग्रीडिएंट्स डालता है, किस तरह बनाने का तरीका है, कैसा, फिर उसके बाद टेस्ट करो, कैसा लग रहा है। आप हर चीज़, हर जगह, हर एक दुकान में जाके ये काम आप करते हो। पूरा अच्छे से एनालाइज़ करते हो और देखते हो और टेस्ट करते हो और फाइनली कि यार ऐसा है, कैसा है। आप 50-60 जितने भी हैं, आप सब में गए, सब में टेस्ट किया और फाइनली आपको पता चला यार यहाँ पे तो बेस्ट मिल रहा है खाना, समझे? लेकिन वो टेस्ट करते-करते तक आपका पेट वैसे पूरा भर जाएगा, बट ठीक है, आप समझे यहाँ पे, ठीक है? तो और दूसरा तरीका क्या है? तो आप नहीं, पहला तरीका में आपने समझा, हर एक जगह गए, हर एक दुकान गए, हर एक सब में टेस्ट किया, सब में देखा, ऑब्ज़र्व किया, इंग्रीडिएंट्स क्या है, शेफ़ कौन है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या तरीका है, सब कुछ आपने देखा, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत थक चुके हो, कुछ करने का मन नहीं है, आप सामने खड़ा हो गए, दुकान को देखने लगे, यार कहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है? जहाँ आपको भीड़ दिखी, वहीं आपकी अपॉर्च्युनिटी है। वहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार,
यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे ही खाना अच्छा होगा, यहीं पे खाते हैं। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, खाने के मामले में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी वहाँ पे खाना हो सकता है अच्छा होगा। हो सकता है मैं फिर भी बोल रहा हूँ, होगा ये नहीं, क्योंकि सबका अपना-अपना अलग-अलग टेस्ट होता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, समझ रहे हो? लेकिन देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको जहाँ पे भीड़ दिख रही है, वहाँ पे खाना अच्छा मिल सकता है। तो आप वहाँ गए और अच्छा लगा। तो आप एक टाइम का भी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे कुछ टाइम नहीं लग रहा। आप बस स्कैन कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, देख रहे हो कहाँ है, कहाँ सबसे ज़्यादा बिक रही है, वहाँ पे आप चले गए, खा लिए। तो ये एनालॉजी से आपको ये समझ आता है, आपको समझ थोड़ा बहुत आ गया होगा कि इसी चीज़ को ये जो पहले वाली चीज़ है, इसको फंडामेंटल बोला जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना बोला जाता है और ये जो चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है इसको। समझे? समझे? आपने स्कैन की अपॉर्च्युनिटी देखा यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, आप वहाँ पे चले गए। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है, आप पूरा स्टॉक्स को पूरा जो भी स्टॉक है, खाना है, अपने सबको एनालाइज़ किया, सबको ऑब्ज़र्व किया, सबको देखा, हर चीज़ देखा उसमें, खाया, टेस्ट किया, फिर आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे खाना है। तो ये फंडामेंटल हो जाता है और इसे टेक्निकल बोला जाता है। गेटिंग द पॉइंट? दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लो, दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लो क्रिकेट टीम एनालॉजी। क्रिकेट टीम वाले में मान लो एक नई टीम बनानी है, ठीक है? एक इंटरनेशनल टीम बनानी है। आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई आप हर एक प्लेयर का जितना भी इंडिया में प्लेयर है, हर एक प्लेयर का पूरा हिस्ट्री निकालो। जितने भी फॉर्मेट में खेले हैं उस प्लेयर का सारे फॉर्मेट का डिटेल्स निकालो। क्या उस बंदे ने परफ़ॉर्म किया, नहीं किया, हर एक डिटेल्स निकालो। आईपीएल, टी20, वनडे सब निकालो, टेस्ट क्रिकेट सबका डिटेल्स निकालो। और फिर उसके बाद एनालाइज़ करो कि उस बंदे को टीम में रखना है या नहीं। दूसरा तरीका, आप देखो भाई पिछले महीने ही आईपीएल खत्म हो गया। आईपीएल में पूरा देखो कैसा परफ़ॉर्म किया उस बंदे ने और बस उस आईपीएल से डिसाइड करो कि यार इसमें आईपीएल में बंदा इसने अच्छा खेला, इसको इसमें ले लेते हैं, टीम में रख लेते हैं। तो ये एक तरीका है। ये 2 तरीका तो ये जो है इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। आप समझ रहे हो ना एनालॉजी, ठीक? उसी तरह से मैरिज एनालॉजी समझो। मैरिज में भी क्या है कि एक एक है कि आप किसी लड़का-लड़की को लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आप फैमिली वाले हो, आप गए देखने के लिए। एक है कि फैमिली का आप पूरा डिटेल्स निकालोगे, उनका बच्चे-बच्ची जो भी है वो क्या करते हैं, ठीक? कहाँ से पढ़ाई किया है, कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, कैसी सोसाइटी है, कैसी जगह पे रह रहे हैं, वेल्थ क्या है, सब कुछ आपने देखा, हर चीज़ आपने उसे देखा और फिर शादी करते हो। दूसरा ये है कि भाई लड़की गया, लड़की लड़का या लड़की जो भी है, वो गए, देखा यार पहले ही नज़र में पसंद आ गया, वॉव! सो शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ही इज़ सो हैंडसम और फिर शादी कर ली। तो समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो आपको यहाँ से भी समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल किसको बोल रहा है, टेक्निकल किसको बोल रहा है। ठीक, समझे? हाँ। हाँ, तो अब देखो, क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए डिफ़ाइन होता है। आपको भी पता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। हो सकता है आप ये है कुछ एक्सपेक्टेशंस जैसे मान लो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, मैं धीरे-धीरे बताता हूँ इसमें क्या मतलब बताना मैं चाह रहा हूँ। जैसे देखो, कोई आप ट्रेड लेते हो, तो अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड लोगे, ठीक? लॉन्ग टर्म अगर फंडामेंटल देख रहे हो, तो फंडामेंटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है? तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड ले रहे हो, कंपनी भाई शॉर्ट टर्म में तुमको कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट थोड़ी बना बना रही है। वो लॉन्ग टर्म में आपको जो डेटा निकल के आता है, मंथली रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट आता है, क्वार्टरली रिज़ल्ट आता है, ईयरली रिज़ल्ट आता है। तो एक लंबे समय 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद ऐसे रिज़ल्ट आता है। इसलिए उसको फंडामेंटल एनालिसिस में जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में वो सब एनालाइज़ करते हैं।
शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, बस चार्ट देखते हैं। तो उस चार्ट के बेसिस पे जो भी ट्रेड लेते हैं, उससे हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, एक 100% रिटर्न ला के दिखाऊँगा। वो सब फालतू चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है रिटर्न पर टेयर। वही रिटर्न पर टेयर, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई एक ट्रेड लूँगा, एक ही ट्रेड में महारत हासिल कर दूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का आपको मतलब पता है ना कि अलग-अलग तरह के, शायद मैंने बताया है पीछे। ठीक है, इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, कई चीज़ें होती हैं। उसी चीज़ को बेसिकली मैं कह रहा हूँ। रिटर्न पर डेयर ट्रेड, वही हाई रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो। तीसरा है होल्डिंग पीरियड। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको उसी दिन एग्ज़िट कर देना है। भाई लॉस हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, जो भी हुआ। आप ये मत सोचना कि भाई अब मैं होल्डिंग पीरियड आज ट्रेड लिया, कल भी देखता हूँ कि कल क्या होगा, क्या हो जाता है, क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए, वो सब नहीं करना। आपने जो डिसीज़न, जो एक डायरेक्शनल एक व्यू बनाया है, उस पे टिके रहना है, ठीक? अगर नीचे जाता है, उसके लिए रिस्क है। आपको रिस्क डिफाइन करके रखना है, ठीक है? होल्डिंग पीरियड मिनट्स टू वीक हो सकता है, कई सेकंड्स में भी कुछ लोग ट्रेड कर लेते हैं, क्यों? मिनट से वीक है, ठीक है? सेकंड्स में भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो होल्डिंग पीरियड है, जो भी है, ये डिफाइन इसके लिए होता है, मिनट्स, फ्यू मिनट्स से लेकर वीक्स तक के लिए डिफाइन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते, टेक्निकल एनालिसिस है। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस है। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एंट्री एग्जिट, जो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे नहीं बताया। हाँ, रिस्क रिवार्ड वगैरह बताया। अच्छा, किस प्राइस पे बाय करना है, मतलब एंट्री करना है, एग्जिट करना है। फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ लिए, ये पता चल गया कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब आप एंट्री एग्जिट जो करोगे वो टेक्निकल से करोगे कि यार इस पॉइंट पे एंट्री करूंगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर वारना शुरू हो जाएगी, ये सब चीज़ें। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है, ये समझने में हेल्प करता है। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से आप समझे, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब क्या, शेयर करें ताकि व्यूज़ बढ़े, लोगों तक ये नॉलेज जाए, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। प्रॉफ़िट बनाना, लॉस होना ये अलग बात है, बट आपके पास नॉलेज होगा ना, आपको मान लो आप लॉस भी करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मैंने लॉस क्यों किया, ठीक है? आपके पास वो रीज़न होगा, कोई भी ट्रेड लोगे आपके पास रीज़न होगा कि मैंने ये ट्रेड लिया है क्यों, ठीक है? रैंडमली नहीं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं ऊपर जा रहा है, मैं भी बाय कर लेता हूँ, मेरा भी ऊपर चला जाएगा, वैसे नहीं, ठीक है? वैसे नहीं करना होता, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे बुल है, बियरिश है, साइडवेज है, देखो ये बुल में भी पैसा जो है किसी में भी बन सकता है, बुल में भी बन सकता है, बियरिश में भी जाता है तो बनता है, साइडवेज में भी बन सकता है, तीनों में बन सकता है। लेकिन अभी आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैसे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? फिलहाल यहीं पे इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, वीडियो 1 को, और रिक्वेस्ट है शेयर करो, मज़ा आएगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।